चलिए अब हम सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे वीडियो का इंटरवल। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को प्रॉफिट मिल सके। और इस वीडियो का टारगेट है केवल 10,000 व्यूज़ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मदद करेंगे। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। फटाफट देख लेते हैं। पहले का आंसर कूलाम, दूसरे का 4, तीसरे का 45 डिग्री, चौथे का ए और बी दोनों, पांचवें का ए और बी दोनों, छठवें का कोणीय संवेग और सातवें का बढ़ जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का। पहला हो जाएगा 10⁻⁻6, दूसरा हो जाएगा वृत्तीय, तीसरा हो जाएगा शून्य, चौथा हो जाएगा शक्ति, पांचवा हो जाएगा लोटन या बेलन घर्षण, ठीक है, छठवा हो जाएगा 1436 मीटर मिनट और सात हो जाएगा नाभिक। एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो प्लीज पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर आपको सोल्यूशन का पीडीएफ एक साथ दे दिया जाएगा। तो परेशान मत हो, हर एक चीज इसकी आपको देगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो और आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो बेझिझक इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। इसका आंसर मैं मेंशन किया हूं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहले का डी हो जाएगा, सही जोड़ी जो मिलाना था, दूसरे का ए, तीसरे का मैं स्किप कर दिया हूं, चौथे का बी, पांचवे का जी, छठवें का सी, सातवें का ई। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 का पहला हो जाएगा MLT का -2। यहाँ पर एकांक सदिश का वैल्यूज लिखा है, यहाँ पर अधिकतम होगा और ये भी बताया था आपको पेपर में कहीं कहीं ऋणतम या न्यूनतम मिलता है, ऋणात्मकता। कोई बात नहीं, आप रीचेक जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर न्यूटन प्रति मीटर, पांचवा नंबर गुरुत्वाकर्षण, छठवां नंबर 800 से 1000 किलोमीटर, सातवां नंबर पास्कल। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हैं यार, बात मानो, कहीं भटको मत, पूरे के पूरे आंसर सही हैं। क्योंकि मैं इसीलिए लेट अपलोड करता हूं वीडियोस, लेकिन जो वीडियोस अपलोड करता हूं ऐसा कर देता हूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन फिर भी यार हम हिंदुस्तानी हैं, एक जगह खाना खाए बिना पेट भरता कहाँ है। अपन अभी कहीं और देखेंगे, फिर मैच करेंगे, क्या कैसा ना, ठीक है वो आपके ऊपर यार, बनता है, आपका अधिकार भी है, करना भी चाहिए। चलिए हम सीधे चलते हैं, अब जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है हमारा प्रश्न और क्या है उसका सही आंसर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5 था, बीमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया था बीमीय विश्लेषण के उपयोग। तो मैं यहां पर लेकर के आया हूं बीमीय विश्लेषण की सीमाएं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं मैं डेटा कहां से आया हूं। तो देखिए कुछ डेटा मतलब जो आंसर है आपकी किताब से है और कुछ है हैंड रिटन, मतलब हाथ से लिखा हुआ। मैं बता देता हूं 2-3 स्टूडेंटों ने इसे मुझे सेंड किया था, मैंने उनका आंसर पढ़ा, रिव्यू किया, तब जाकर के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो आंसर लिख के आने वाले एग्जाम में, यकीन मानो कोई भी बंदा या बंदी ऐसे आंसर नहीं लिखने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको इसी पीडीएफ में कई हैंड राइटिंग्स देखने को मिलेंगे यार, और वो कहीं और से मैं कॉपी नहीं किया हूं कि कोई और यूट्यूब से निकाला हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा और मेरी स्टूडेंट का मेहनत है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर लिखा है बीमीय विश्लेषण की निम्न सीमाएं हैं। आपको सिर्फ 2 सीमा लिखना है क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न था। तो पहला, इसी विधि द्वारा प्राप्त व्यंजक में आने वाली बीमाहीन राशि अर्थात नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और दूसरा नंबर कह रहा है यदि कोई भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय के अतिरिक्त अन्य मात्रक पर निर्भर करती है तो इस विधि द्वारा उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर तीसरा भी मेंशन है, चौथा भी मेंशन है, लेकिन यार अपन क्यों दिमाग खपाएं भाई। देखो मिलना 2 नंबर है, आप चाहे 4 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 2 लिखो। यदि आपको लगता है कि सर मेरे पास टाइम है मैं लिख सकता हूं तो दिन बेहतर है, आप 4 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे यही विनम्र अनुरोध करता हूं स्टूडेंट्स कि आप 4 मत लिखिएगा, अधिकतम 3 लिखिएगा, ठीक है, इससे ऊपर मत लिखिएगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। और देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर बस नहीं दिखा रहा हूँ, इसके अलावा मैं आपको लिखने का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं यार। क्योंकि क्लास 12th में जाना है अभी आपको, और आपको ही करना है टॉप, मैं बता रहा हूँ। क्लास 12th टॉप करना है और 11th ही टॉप करना है। ये मत सोचना कि यार चलो ठीक है पास हो जाए, नहीं 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 भैया, इसके में जुड़े हो ऐसा नहीं चलेगा। टॉप मतलब टॉप, यू आर टॉपर। ओके चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे खूब सारे मेंशन देख लो, 5-6 लिख के लाया हूं यार, जो लिखना हो लिख लो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां था। 6वां नंबर कहता था
सदिश योग के त्रिभुज संबंधी नियम बताना है, पहला क्वेश्चन था। इसके अथवा पूछा गया था एकांक सदिश किसे कहते हैं, और इसमें अक्ष एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। तो मैं आपका ऊपर वाला आंसर लेकर गया हूं। देखो सदिश युग का त्रिभुज नियम, देखो इसमें क्या लिखा है, थोड़ी मैं इसे जूम आउट करता हूं ताकि क्लियरली दिखाई दे। हाँ, यदि किन्हीं दो सदिशों को परिणाम व दिशा में किसी त्रिभुज को दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में दर्शाया जा सके तो तीसरी त्रिभुज की भुजा का विपरीत क्रम उस सदिश के योग को प्रदर्शित करते हैं। नहीं है समझ में? देखिए अगेन सुनिएगा, यदि किसी दो सदिश को परिणाम और दिशा में किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाएं। देखिएगा त्रिभुज आप बना लिए, सबसे पहले त्रिभुज बना लो, ठीक, ये त्रिभुज बन गया। अब एरो लगाओ तो दो रहे तो दोनों का एरो एक ही क्रम में रहे, मतलब एक के पीछे एक चले, ठीक है। और तीसरा जो है वो विपरीत क्रम में हो जाए, मतलब तीसरा एरो इधर आ जाए, ये विपरीत क्रम में आ गया, ठीक है। जूम कर देता हूं क्लियरली, ये देखो मैंने त्रिभुज बनाया, इसका एरो यहां रहा, इसका एरो यहां रहा, लेकिन तीसरे का एरो जो विपरीत क्रम में आ गया, ठीक है, यही कह रहा है। आगे देखते हैं, विपरीत क्रम में आ जाए उसे सदिश योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। और देख लो भैया ये रहा चित्र, ये देखो एक तो एरो इधर गया, बोलो हाँ, इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे, ठीक है। एक एरो यहां गया, एक एरो यहां गया, बोलो हाँ, और एक ये देखो उल्टा चला गया ना, अपोजिट। बस 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 समझ गए समझ गए, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला गया था ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, और इसके अथवा में पूछा गया था अप्रत्यस्थ संघट्य क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेकिन सबसे पहले थोड़ी आप सुन लीजिए डेफिनेशन। देखो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बस यही तो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नहीं आया समझ में? अगेन सुनिएगा, जैसे मैं किसका एग्जांपल दे दूं ताकि आपको बुरा भी नहीं लगे, आप समझ भी जाओ। अच्छा बुरा मत मानना, ठीक है, मैं कोई भी एग्जांपल देता हूं। देखो सपोज दैट कोई मनुष्य है, ठीक, ये देखिए यहां पर मैं कोई मनुष्य बना देता हूं, हंसीएगा मत भाई, जैसा बने तो ये सपोज दैट कोई मनुष्य है, ये मनुष्य है, और आपको पता है कि मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर के बना है, ठीक। मरने के बाद मनुष्य का यही 5 तत्व इसी मिट्टी पर विलीन हो जाता है, मतलब इसी मिट्टी से उठ करके बना और इसी मिट्टी में अंतिम में मिल गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं हुआ, बल्कि ऊर्जा का हस्तांतरण हुआ है। कभी ये मिट्टी से बना है और कभी ये मिट्टी में मिल गया। इसीलिए कहते हैं घमंड न कर साही शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। एक वो आया था ना थॉट टाइप से, उसमें मैं पढ़ा था, है ना, कोई बुरा मत मानना, उसमें ऐसे पढ़ा था मैं, तब से मतलब सोचने लगे यार बिल्कुल सही है यार। आज ऐसे इंसान के रूप में है, अगर घमंड किए तो कुछ नहीं मिलना, और कल भी मिट्टी में ही मिल जाना है, और सबको मिलना है यार, ये बनी बात है। ऐसा कोई नहीं कि हम अमर हो गए हैं, नहीं, अमर तो रावण भी नहीं हुआ था जो उनका शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। तो समझ गए ना, तो ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। अभी मिट्टी है, इंसान बना दिए, इंसान को पुनः मिट्टी में मिला दिए, बस। और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, यदि ये समझ में नहीं आया हो तो समझना। समझो मुझे ईंटा बनाना है, घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, ठीक। अब मैंने क्या किया, गया जो ईंटा बेचता है बनाता है उसको बोला भाई मुझे 2 लाख ईंटें चाहिए, ठीक है। उसने बोला ठीक है सर, मिट्टी है आपके खेत में? बोला हाँ भाई मिट्टी तो है। तो ठीक है मैं आके कर दूंगा। उसने आया भाई, मेरे खेत का मिट्टी निकाला और मेरे को ईंटा बना के दे दिया। हाँ, तो मतलब क्या किया उसने, मिट्टी का एक रूप चेंज करके दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया। पहले मिट्टी हमारे खेत में भुरभुरी बन के पड़ी थी, और उसी मिट्टी को उठा करके उसने आयताकार रूप दिया और बना दिया ईंटा। समझ गए? अब मुझे उम्मीद है भाई अच्छे समझ गए होंगे। अब इससे डेप्थ में यार कितना हो पाएगा बताओ, क्लास लेंगे जरूर समझाऊंगा, इससे ज्यादा डेप्थ में घुस करके समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपका पेपर है, आपके पास खुद ज्यादा समय नहीं है, आप खुद ज्यादा नहीं समझना चाहते अभी। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखी, और इसके अथवा में पूछा गया था प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा की परिभाषा। तो मैं अथवा का लेकर के आया हूं, ये देखिए प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा। इसमें लिखा है किसी वस्तु में उसकी प्रत्यस्थता के गुण के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, उसे ही प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। खत्म, सिंपल सा यार। किसी वस्तु में उसकी प्रत्यस्थता कारण जो गुण होती है उसे प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। खत्म, सिंपल सा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था क्वेश्चन नंबर 9,
कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और इसके अथवा में पूछा गया था सदिश के सदिश गुण की कोई दो गुण बताना है। ठीक है, देखो भाई मैं ऊपर वाला लेकर के आया हूं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। चलिए तो समझ लेते हैं। देखिए कोणीय संवेग संरक्षण नियम आखिरकार है क्या। तो सपोज दैट यदि कोई पिंड है जो घूम रहा है, ठीक है, और इस पर कोई बाह्य बल आरोपित करेंगे तो पिंड तो रुक जाएगा, लेकिन बाह्य बल आरोपित ना किया जाए और वह उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा, मतलब वो घूमता ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो वही लिखा है, देख लीजिए। इस नियम के अनुसार यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण बल ना लगाया जाए या आघूर्ण ना लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। इसी को हम कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। आगे देख लीजिए, इस प्रकार L बराबर एक नियतांक है और यहाँ पर लिखा है L बराबर आई ओमेगा इक्वल 0। ठीक है, और भी आगे लिखा देख लीजिए, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की भांति कोणीय संवेग संरक्षण का नियम की भी प्रकृति का एक मूल नियम है। ठीक है, बस ये फालतू बातें लिखी हैं, बाकी आपको इतना ही लिख करके कंप्लीट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपके 2 नंबर का ही है। ठीक है, इसलिए इतना लिख करके कंप्लीट करना है स्टूडेंट। चलो भाई आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10वां, और 10वां की मैं बात करूं तो इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला नंबर कहता है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन चरणों पर किन किन कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बोला था, और इसके अथवा में पूछा गया है घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो मैं ले आया हूं ऊपर का। ठीक है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन बातों पर निर्भर करता है। देख लो भाई, 3-4 बातें हैं। पहला नंबर पिंड के द्रव्यमान पर, दूसरा नंबर द्रव्यमान के वितरण पर, और तीसरा नंबर घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। खत्म भाई, इतना ही लिखना है। देख लो, इतना सरल सरल आंसर है यार, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, देखो अगर वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए तो परेशान मत होना, क्या मैं कोई चीज़ ना डेप्थ में बात करने लगता हूँ तब जाकर के वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, लेकिन यकीन मानो प्रॉफिट आपको ही मिलने वाला है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा तो। और आपको पता है कि नॉलेज कभी व्यर्थ जाता नहीं है, आज काम नहीं आएगा तो कल काम आएगा, और जब कल काम आएगा तो आपको ASK का जरूर याद आएगा कि यार वाकई मतलब किसी बंदे ने बताया था मुझे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं ही जब कोई चीज़ रिकॉल करता हूँ ना और अचानक याद आता है, तो जो सर मुझे पढ़ाए थे या फिर जिनसे मैं पढ़ा था तो उनका याद मेरे को आ जाता है। अच्छा उसने याद बताया था, आज मेरे से बन गया। कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि एग्जाम में अपन पढ़ के नहीं गए और वो प्रश्न आ गए जो मैं पहले पढ़ा था, बहुत पहले, फिर याद आता है उस सर का, अच्छा उन्होंने ये नहीं ये इसका ये बताया था, तो वहां पर फिर उनका याद आता है, फिर उनको थैंक्स बोलना पड़ता है वहीं पे तुरंत मन में, थैंक यू सर। चलिए भाई आगे देख लेते हैं पलायन वेग, मतलब क्वेश्चन नंबर 11। हमारा 11वां नंबर कहता है पलायन चाल किसे कहते हैं। चाल को है वेग सेम है, ठीक है, परेशान मत होना। और इसके अथवा पूछा था भारहीन किसे कहते हैं। देखो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड के पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंके तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, इसे हम कहते हैं पलायन वेग। और ज्यादातर कुछ जो ग्रह होते हैं ना उनको हम पलायन वेग की स्पीड से फेंकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर जाए। गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, वो जैसे ही पार किया तो फिर वो लटकते रहेगा, लटकता पिंड की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, वो फिर पृथ्वी पर गिरेगा नहीं। और यदि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार नहीं किया, वो सीधे आकर के आपके मुंडी पे गिरेगा, पट्ट से, एकदम पट्ट से हेडशॉट। ठीक है, इसलिए हम लोग पलायन वेग से छोड़ते हैं। चलो भाई आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हमारा 13वां नंबर कहता है, सॉरी क्षमा करें, क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। हाँ, हमारा 12वां नंबर कहता है धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर बताना है। ठीक है, यहाँ पर बिछुब लिखा है, टेंशन मत लो, एक ही चीज है, चाहे प्रक्षुब्ध बोले चाहे बिछुब बोले। ठीक, और इसके अथवा पूछा था बर्नौली का प्रमेय। मैं दोनों का आंसर लेकर गया हूँ, जो लिखना हो लिख लेना। सबसे पहले आपको ये पता चाहिए हाई कितने नंबर का। अगर 3 नंबर का है तो 3 लाइन में लिखना है, मतलब 3 टॉपिक में लिखिएगा, और यदि 4 नंबर का है तो 4 में लिखिएगा। ठीक है, तो ये पहला बिंदु देख लो भाई, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बोलते बोलते थक गया हूँ भाई। ठीक है, दूसरा नंबर ले लो और तीसरा नंबर ले लो। ठीक, यदि सर लगे तो चौथा भी देख लो, जो सर लगे 3 लिख देना बस, कट पेस्ट करके। और 4 पूछा है तो 4 लिखना पड़ेगा, इसलिए 4 पढ़ लो ना, एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो अभी आपको पता है ना, नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देख लेते हैं इसी 12वीं का अथवा, जिसमें पूछा है बर्नौली का प्रमेय। देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है, स्विट्जरलैंड के भौतिकविद डेनियल बर्नौली ने सर्वप्रथम तरल की चाल, ऊंचाई और दाब में संबंध दर्शाने वाला प्रमेय ज्ञात किया था, जिसे बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। सिंपल सा, मतलब तरल की चाल, जो आपका तरल होता है जैसे पानी, यानी इनका चाल, ऊंचाई और दाब, ये तीनों
ज्ञात करने के संबंध में एक प्रमेय दिया था, इसे ही बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। वैसे बर्नौली पता है क्यों कहते हैं? इनका नाम था बर्नौली, देखो डेनियल बर्नौली, इसलिए इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है तथा आदर्श तरल के लिए लागू होता है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। इस प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव्य अर्थात असयन और असंपीड़न द्रव्य किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, और ये रहा इसका गणितीय रूप। ओके स्टूडेंट्स, लीजिए तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा 13 नंबर पूछा था किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना है, और उसी का आंसर मैं लेकर के आया हूं ये आपके सामने, ये देखिए। ठीक है, पूरा आंसर मेंशन है। ठीक, देख लीजिए, किसी स्प्रिंग को दबाने खींचने पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और आगे चित्र लिखा है, चित्र 6.9 में एक प्रत्यस्थ स्प्रिंग दर्शाई गई है जिसका एक सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक जुड़ा होता है जो किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज तल पर गति कर सकता है। मान लो स्प्रिंग का भार नगण्य हो तो मान लो स्प्रिंग को दबाने या खींचने पर ब्लॉक एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर चित्र मेंशन है, तो प्लीज आप चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं, ले लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है x बराबर 0 ब्लॉक की स्थिति है। जब ब्लॉक की सहायता से स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो स्प्रिंग द्वारा ब्लॉक पर प्रत्यानयन बल लगता है जो ब्लॉक की उसकी मध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। आदर्श प्रत्यस्थ स्प्रिंग के लिए हुक का नियम के अनुसार प्रत्यानयन बल F विस्थापन x के अनुक्रमानुपाती होता है, और आपको ये लिख करके कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा रुकना, अभी आगे भी है, बहुत कुछ है भाई, ये लॉन्ग है थोड़ी, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो गया ना। ये देखिए, ये आपको लिखना है, पूरे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ये इसका मात्रक, यदि मात्रक पूछे तो मात्रक लिखिएगा, और मात्रक नहीं पूछा तो मत लिखिएगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न में मात्रक नहीं पूछे तो आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। ठीक, और लिख दोगे तो भी कोई ज्यादा वो नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ क्यों लिख रहे हो भाई, ज्यादा दिमाग खपाने से बेहतर है जब नंबर ही नहीं मिलना एक्स्ट्रा। ठीक, तो यहाँ तक लिख दो। यदि ऐसा हो कि हाँ भाई 4 में 5 तुमको दे देंगे तो फिर लिखो, नहीं है तो क्यों लिखोगे, बताओ ना। आगे चले बाबा, आगे देखते हैं 14वां नंबर। हमारा 14 नंबर कहता है, 2 प्रश्न था बाबा, आप प्रश्न तो देख लिए हो। मैं प्रश्न में पहले नंबर लेकर के हूँ साइकिल आइकल का मसला। ठीक है, तो देखो, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर, सड़क द्वारा लगाया गया बल 20, ठीक है, 20 न्यूटन। ठीक है, अतः सड़क द्वारा किया गया कार्य, तो ये लिखा है सूत्र, बस वैल्यू पुट करना है, फटाफट सॉल्व कर दो, जो आए सो आंसर, और ये रहा इसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लो एक बार जरा। चलो जी, अच्छा, ये ऐसे सवाल में कहीं पे डाउट हो ना तो इंस्टा कर लेना।